फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जबरदस्त एक्शन फैंटेसी रोमांस ड्रामा आइस फैंटेसी। ये ड्रामा मेनली भाइयों के भाई प्रेम पे आधारित है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको रोमांस भी देखने के लिए मिलेगा और हर एंगल से लव ट्रायंगल भी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इमोर्टल्स यानी देवताओं की एक्शन एडवेंचर से भरी प्रेम कहानी। तो इस फैंटेसी वर्ल्ड में 3 लोक है, एक देवताओं का, स्पिरिट्स का और इंसानों का। तो इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है आइस किंगडम और फायर ट्राइब, जो एक दूसरे के गला काट कट्टर दुश्मन है, लेकिन फिलहाल इनके में शांति समझौता हो गया है जो फिलहाल हजारों साल से बरकरार है और आइस किंगडम ही तीनों लोक पे राज करता है। ड्रामा शुरू होता है एक राजा जो आइस किंगडम से रहता है, वो एक आइलैंड पे बंदी बना रहता है। वहाँ पर एक स्नोबर्ड खुद को चट्टान से टकराकर खून बहाती है और उसके बाद वो राजा आंसू बहाता है और वहाँ पर रेड क्रिस्टल्स निकल आते हैं। सीन यहाँ से कट हो जाता है। उसके बाद शुरू होती है इस ड्रामा की कहानी। इस ड्रामा का मेन लीड कासू, जो कि आइस प्रिंस है, वो 130 साल का हो गया है अपने इस बर्थडे पे और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी उसके राज्य में धूमधाम से हो रही है। कासू एक दयालु और आज्ञाकारी राजकुमार है और इसे इसके राज्य में बहुत ही पावरफुल माना जाता है। मतलब इसके अंदर बर्फ की पावर काफी हाई और प्रचुर मात्रा में है। और वहीं इस ड्रामा का दूसरा हीरो ईकोंग सी, इन शॉर्ट सी, वो भी एक आइस प्रिंस है और वो कासू का हाफ ब्रदर है। तो सी के अंदर उसके राज्य के बाकी लोगों की तरह कोई भी जादुई शक्ति नहीं होती है, इसलिए उसके साथ के बच्चे उसे बुली करते हैं और उसका बड़ा भाई कासू उसे हमेशा बचाता है। तो कासू और सी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस बात के बावजूद कि वो दोनों सौतेले भाई हैं। हाँ, इनकी मॉम्स के बीच टसन जरूर चलता रहता है। तो जहाँ कासू की मॉम आइस क्वीन रहती हैं, वहाँ सी की मॉम सिर्फ राजा के हरम में शामिल रहती हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे भी सी को कासू और उसकी मॉम के अलावा आइस किंगडम में कोई भी प्यार करने वाला नहीं होता है और चूंकि उसके पास पावर भी नहीं होती है तो इसलिए सभी उसको नीचा दिखाते हैं हमेशा। तो कासू के बर्थडे सेलिब्रेशन में मरमेड क्लैन से भी लोग आए रहते हैं, जिसमें मरमेड क्वीन शामिल रहती हैं और उनकी ग्रैंड डॉटर प्रिंसेस लैंगसेंग। तो मरमेड प्रिंसेस लैंगसेंग बहुत ही इनोसेंट और चाइल्डिश सी रहती है और वो पहली नजर में ही कासू से प्यार करने लगती है। तो कासू के उस अच्छे खासे बर्थडे सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब करने आ जाता है फायर प्रिंस, जो वहाँ पर एक हिडन एजेंडा के साथ आया रहता है। तो वो फायर प्रिंस ऐसा दिखाता है कि वो कासू के बर्थडे पे उसे विश करने आया है, लेकिन उसका रियल मोटिव रहता है आइस किंगडम में मौजूद एक आइस शीट में अपना होली फायर डालकर उसे मेल्ट करने का। इससे क्या होगा ये तो आपको अभी आगे पता चल ही जाएगा। तो कासू और सी ऐसे ही बैठकर चिल मारते हैं, मतलब वहाँ पे सब कुछ तो चिल्ड होता ही है और कासू वहाँ पर सी से अपने दिल की बात बताता है। कासू बताता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता है क्योंकि राजा के ऊपर तो ढेर सारी जिम्मेदारी होती है, वो बल्कि फ्री होना चाहता है उन पक्षियों की तरह। तो सी उससे प्रॉमिस करता है कि वो अपने भाई को फ्री करेगा। तो फाइनली इस ड्रामा में इंट्रोडक्शन होता है इस ड्रामा की फर्स्ट फीमेल लीड लिलियो का। लिलियो एक मोर्टल है यानी कि इंसान और उसके पास देवताओं जैसी कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। लिलियो बहुत ही फियरलेस, ब्रेव और बेस्ट वॉरियर है। वो गार्डियन अनवो है। तो लिलियो के पास भले ही कोई मैजिक नहीं रहता है, लेकिन वो अपनी फाइटिंग स्किल से देवताओं तक से निपट सकती है। तो गार्डियन जनरल लिलियो के फोस्टर डैड हैं, क्योंकि लिलियो एक अनाथ बच्ची थी। तो ये गार्डियंस आमतौर पे इंसान ही होते हैं और इनका काम होता है देवताओं और इंसानों के बीच में शांति बरकरार रखना, और ये सब आइस ट्राइब को सर्व करते हैं। तो इस वर्ल्ड में भी मैसेज भेजने का काम उल्लू से होता है, लेकिन हैरी पॉटर की तरह लेटर्स नहीं भेजते हैं, बल्कि उल्लू वही आवाज निकालता है जो कि भेजने वाले का रहता है। तो कासू लिलियो से उसी उल्लू के जरिए ही बात करता है और वो इंसानों के बारे में काफी कुछ पूछताछ करता है। तो लिलियो और कासू की अभी तक कभी भी मीट नहीं हुई थी और कासू का लिलियो पे काइंड ऑफ क्रश रहता है और इसीलिए कासू लिलियो से मिलना चाहता है। तो इधर मरमेड प्रिंसेस लैंगसेंग भी कासू के प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुकी रहती है और फिर वो कासू से मिलने के लिए स्नो मिस्ट फॉरेस्ट में जाती है। तो वहाँ पर वही फायर प्रिंस लैंगसेंग को पक्षियों के हमले से बचाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सेवियर है। वो तो उन लोगों में से है जो अपने शिकार को सिर्फ अपने लिए ही रखते हैं। वो लैंगसेंग पे बुरी नजर डालता है और उसके बाद वो उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सही टाइम पे कासू और सी पहुँच जाते हैं और उसके बाद कासू और फायर प्रिंस में जबरदस्त फाइटिंग होती है। तो फायर प्रिंस कासू को फायर में ट्रैप कर लेता है और उसके बाद वो कासू के ऊपर हमला ही करने जाता है, लेकिन सी खुद सामने आकर फायर प्रिंस का हमला रोकता है और उसके बाद
ऐसा ब्लास्ट करता है कि फायर प्रिंस बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तो फायर प्रिंस को ट्रीटमेंट देने का काम खुद आइस किंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात रहती है कि अगर फायर प्रिंस को कुछ हो जाता है तो समझो आइस और फायर के बीच में जो शांति समझौता है वो खत्म हो जाएगा और फिर दोनों राज्य में वार होगा। तो आइस किंग इंक्वायरी करते हैं कि फायर प्रिंस घायल कैसे हुआ और सी और कासू दोनों ही ये ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। कासू सी को बचाने के लिए और सी इसलिए लेता है क्योंकि गलती उसकी रहती है और वो अपने भाई को सजा नहीं दिलवाना चाहता है। खैर लैंग संग वहाँ मौजूद थी तो वो बताई रहती है कि ये काम सी का था। तो कासू और सी दोनों ही आइस बॉल में कैद रहते हैं जो वहाँ का काइंड ऑफ जेल था। तो आगे एक मिस्टीरियस ब्लैक स्मोक आता है और वो फायर प्रिंस को मार डालता है। तो इधर फायर किंग को पता चल जाता है कि उसके बेटे की मौत हो गई और उसके बाद वो आइस किंगडम से वार डिक्लेयर कर देता है। वैसे भी फायर किंग कब से इस ताक में बैठा रहता है कि वो कैसे भी करके उसे मौका मिल जाए आइस किंगडम से युद्ध करने का। तो आइस किंग इस युद्ध से बचने के लिए अपने बेटे सी की बलि चढ़ाते हैं। वो फायर किंग को सी को सौंपते हैं। तो इधर सी की मॉम कासू को आकर इस बारे में बताती हैं और वो कासू को भेजती हैं ताकि वो अपने डैड को रोक सके ऐसा करने से। तो आइस किंग सी को फायर किंग के हवाले करने ही वाले रहते हैं, लेकिन सही टाइम पर वहाँ कासू गार्डियन जनरल के साथ पहुँच जाता है, जहाँ गार्डियन जनरल और कासू दोनों ही आइस किंग को फायर किंग की असली करतूत के बारे में बताते हैं कि उसने जानबूझकर अपने बेटे फायर प्रिंस को उनके राज्य में भेजा था ताकि वो उनकी आइस शीथ में आग डालकर उसको मेल्ट कर सके। तो अगर वो बर्फ की दीवार पिघल जाएगी तो जो आइस किंगडम का जादू का स्रोत है वो भी लगभग खत्म ही हो जाएगा। तो फिर क्या था, आइस किंग को फायर किंग के षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बेचारा सी जो हवा में लटका हुआ रहता है उसकी किसी को फिक्र भी नहीं रहती है। तो कासू अपने भाई का सेवियर बनकर आता है, उसे बचाता है और फिर उसको उस युद्ध से बाहर निकाल कर लेकर जाता है। इधर सी की मॉम सागर में एक पोर्टल बनाती है और वहाँ से वो जाती है फायर किंग से मिलने के लिए। तो फायर किंग सी की मॉम का एक्स लवर रहता है, लेकिन फिलहाल सी की मॉम का दुश्मन रहता है। तो फायर किंग सी की मॉम से आइस ट्राइब के वॉरियर्स का कमजोरी पूछता है, जो कि ज्यादातर राजकुमारियां और राजकुमार थे। तो वहीं आगे पास में लिलियो भी बेहोश पड़ी रहती है और उसे होश आता है और वो फायर किंग के साथ किसी को देख लेती है जो कि आइस ट्राइब से है। लेकिन इसके पहले कि वो ये देख पाए कि वो सी की मॉम है, उन दोनों को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कोई है और लिलियो उनसे छुप जाती है। इधर सबको आइस शीथ की चिंता रहती है क्योंकि उसके पिघलते ही आइस ट्राइब तो मिट जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन रहता है 6 लीफ आइस क्रिस्टल। तो ये जो 6 पत्तियां रहती हैं आइस क्रिस्टल की, इन्हें मोर्टल वर्ल्ड में अलग अलग ट्राइब को डिवाइड कर दिया गया रहता है। तो सब लोग ये डिसाइड करता है कि कासू जाएगा मोर्टल वर्ल्ड में और हर ट्राइब के मुखिया से वो आइस क्रिस्टल लेकर आएगा। भाई जब वो आइस शीथ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसके पिघल जाने से इनका सारा आइस ट्राइब ही मिट जाएगा, तो उसे अच्छे से गार्ड तो करना चाहिए था। इसके अलावा वहाँ पर एक सेक्रेट स्वॉर्ड के बारे में भी डिस्कस होता है, जिस तलवार का इस्तेमाल करके वो ये वार जीत सकते हैं। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि उस तलवार को लेने के बदले में एक रॉयल सोल का सेक्रीफाइस चाहता है। जिसके बाद सी के कहने पे आइस किंग एक बार फिर से सी की बलि चढ़ाने के लिए उसे वो तलवार लाने के लिए भेज देते हैं। तो सी गुफा में वो तलवार लेने के लिए जाता है और वो तलवार लेने के लिए वो तलवार के स्पीड से नेगोशिएट करता है। लेकिन इधर कासू को जैसे ही ये बात पता चलती है कि उसका लाडला भाई खतरे में है, वो सी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। तो कासू सी को सेव करता है, उसके बाद खुद वो तलवार लेने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और उसके बाद वो सब गुफा से बाहर आ जाते हैं। खैर इस बीच में बहुत कुछ हो चुका रहता है। सी की मॉम फायर किंग को बता दी रहती है कि सारे राजकुमार और राजकुमारियों के ताकत का स्रोत कहाँ है, जो कि ज्यादातर इयररिंग्स और ब्रेसलेट जैसी चीजों में रहता है। जिसके बाद फायर वाले आइस वालों को आसानी से हरा देते हैं और उसके बाद इनके महल तक भी पहुंच जाते हैं। तो आइस किंग के जितने भी बेटा बेटी उस युद्ध में शामिल रहते हैं सब मारे जाते हैं। उसके बाद आइस किंग और फायर किंग में जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन फायर किंग जीत जाता है। जिसके बाद फायर किंग अपने आप को तीनों लोग का राजा घोषित कर देता है और आइस किंग और उनकी दोनों वाइफ को जेल में बंद कर देता है। तो कासू को पता चलता है कि उसके सारे भाई बहन मारे जा चुके हैं और वो सब हार चुके हैं और वही अपने ट्राइब की आखिरी उम्मीद है। तो फायर किंग कासू और सी को भी मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन कासू और सी गार्डियन जनरल के साथ वहाँ से बच निकलते हैं। तो आगे सी और कासू को बचाने और भगाने में गार्डियन जनरल की भी मौत हो जाती है और मरने के पहले वो लिलियो से वादा लेते हैं कि वो कासू को प्रोटेक्ट करेगी। तो कासू और सी इंसानों की जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो उनसे काफी अलग दिखते हैं। उसके बाद कासू अपना गेटअप बदल लेता है। तो सी की हालत बहुत खराब रहती है और कासू को उसके लिए एक मैजिकल हीलर की जरूरत रहती है। तो कासू सी को वहाँ पर एक
डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये सब इंसान नहीं है। उसके बाद डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं कि उन्हें वहाँ पर हीलर ट्राइब के पास जाना चाहिए और वहीं पे सी का इलाज हो सकता है। वैसे भी कासू को उस हीलर ट्राइब के पास तो जाना ही था, क्योंकि उन 6 पत्तियों में से एक पत्ती तो हीलर ट्राइब वालों के पास ही है। तो इंसानों के बीच आने के बाद कासू इंसानों की धोखाधड़ी का भी स्वाद चख ही लेता है, क्योंकि एक आदमी उसे बेवकूफ बनाता है कि वो उन्हें हीलर ट्राइब के पास ले जाएगा और बदले में उससे पैसे मांगता है। तो कासू को याद आता है कि जब वो लिलुओं से बात किया करता था तो लिलुओं से बताई थी कि इंसान पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो कासू बर्फ की मूर्तियां बनाकर उन्हें बेचता है और उसके बाद पैसे लेकर उस आदमी से मिलता है। तो वो आदमी अपने साथियों के साथ रहता है और आगे वो सब सी के जान की धमकी देते हैं। तो अपने भाई को बचाने के लिए कासू उन पर अपना मैजिक यूज करके उन सबको निपटा देता है। इनके यहाँ एक रूल रहता है कि अगर कोई देवता अपना मैजिक यूज करके इंसान को हार्म किया तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी मैजिक खो बैठेगा। तो आगे कासू भी अपनी मैजिक इसीलिए खो बैठता है। तो इधर फायर किंग आइस क्वीन से 6 लीफ आइस क्रिस्टल का राज जान जाता है, उन्हें कासू सी के जान की धमकी देकर। उसके बाद फायर किंग अपनी बेटी प्रिंसेस यांदा और फायर प्रिंस को ये काम सौंपता है कि वो भी मोर्टल वर्ल्ड जाके कासू के पहले वो 6 आइस क्रिस्टल लेकर आए। तो कासू उधर अपनी शक्तियाँ थोड़ी देर के लिए खो चुका रहता है और वहाँ पे तब से प्रिंसेस यांदा जाती है और उन पे हमला कर देती है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ लिलियो पहुँचती है और वो कासू की लाइफ बचाती है। तो लिलियो कासू और सी के साथ वहाँ से भागती है, लेकिन यांदा सी को अपने कब्जे में ले लेती है। तो आगे कासू वापस जाकर अपने भाई सी को बचाना चाहता है, लेकिन लिलियो उसे समझाती है कि अभी उसके पास पावर नहीं है और ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, और आगे उसे कासू को बेहोश भी कर देना पड़ता है। तो आगे कासू होश में आता है और उसके बाद लिलियो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है खूबसूरत से फ्लावर बुके के साथ विद अ स्लो मोशन रोमांटिक म्यूजिक। और फाइनली बंदे को पता चलता है कि जिससे वो उल्लू के जरिए बातें किया करता था और मिलने के लिए हमेशा बेकरार रहता था, ये वही लड़की लिलियो है। तो आगे कासू की मैजिक वापस आ जाती है। फिर आगे कासू लिलियो से कहता है कि वो उसे राजकुमार न बुलाए और लिलियो उससे कहती है कि फिलहाल वो अपना मैजिक ऐसे मोर्टल वर्ल्ड में यूज न करे। तो इधर कासू और लिलियो के बीच में लव ब्लॉसम होने लगता है और उधर बेचारा सी कैद में पड़ा रहता है। तो इधर सी के ऊपर जो फायर पॉइजन का असर हुआ था उसका बुरा असर कुछ ज्यादा ही सी के ऊपर होने लगता है और सी ब्लास्ट होकर उस कैद से बाहर फेंका जाता है। इधर कासू को सी की जान की धमकी मिलती है, तो कासू लिलियो के मना करने के बाद भी फायर कैंप में जाता है। वो लिलियो को आइस चेन से बांध देता है। तो सी तो वहाँ रहता नहीं है। तो यांदा और कासू के बीच में फाइटिंग होती है, लेकिन फिर आगे यांदा कासू को ट्रिक करके फायर में ट्रैप कर लेती है। लेकिन कासू को सेव करने के लिए सही टाइम पे लिलियो वहाँ पर पहुँच जाती है। तो यांदा लिलियो से कहती है कि तुम एक इंसान होकर देवता को डरा रही हो, और जिसपे लिलियो यांदा का जवाब देती है कि वो तो देवताओं को मारने के लिए ही ट्रेन हुई है। तो कासू और लिलियो वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं सी आग का गोला बनने के बाद एक लेक में जाकर गिर जाता है। तो यांदा अपने साथियों के साथ उस लेक के पास पहुँचती है और जब वो लेक में से किसी को बाहर निकालती है तो उसमें से बाहर निकलता है एक हैंडसम मैन। जिसके बाद यांदा उस आदमी को लेकर अपने कैंप में आती है। तो यांदा का दिल उस हैंडसम आदमी के फेस को देखकर ही फिदा हो जाता है उस पे, और यांदा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो अपना दिल एक्चुअली में किसे दे रही है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सी ही रहता है, जो कुछ पल पहले एक बच्चा रहता है लेकिन फिलहाल वो एक ग्रोन अप मैन बन चुका रहता है। तो सी होश में आने के बाद अपने बदले हुए रूप से हैरान रह जाता है, लेकिन यांदा को कुछ भी पता नहीं चलता है। सी अपना गलत नाम बताता है यूनफेई। तो यांदा उसे एक इंसान समझकर उसे अपना स्लेव बना लेती है। आगे यांदा सी के साथ फ्लर्ट करती है और उसे अपनी खूबसूरती दिखाकर इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश भी। इधर कासू और लिलियो दोनों ही हीलर ट्राइब में जाने का डिसीजन लेते हैं, ये सोचकर कि सी फायर ट्राइब वालों से बचने के बाद हो सकता है हीलर ट्राइब में गया हो। इधर यांदा भी सी और अपने लोगों के साथ हीलर ट्राइब में पहुंचती है अपने डैड के आदेश पर हीलर ट्राइब के लीडर से वो आइस क्रिस्टल लीफ लेने के लिए। तो हीलर के लीडर अपने बेटे हुआंग ताओ की मैरिज कराना चाहते हैं एक अमीर घराने की लड़की से, लेकिन हुआंग ताओ तो किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो एक बार जंगल में उससे मिला रहता है जो उसको भेड़ियों से बचाई रहती है। तो वो लड़की कोई और नहीं लूना रहती है, जो हुआंग ताओ की होने वाली वाइफ की बहन रहती है। तो लूना एक पॉइजन स्किल्ड हीलर वॉरियर रहती है। तो यांदा हीलर ट्राइब के लीडर से वो आइस
आइस क्रिस्टल लीफ लेने के लिए एक प्लान बनाती है। वो हुआंग ताओ की होने वाली वाइफ को सी के जरिए पॉइजन दिलवा देती है। तो उस पॉइजन को पीने के बाद बेचारी होने वाली दुल्हन बूढ़ी औरत में बदल जाती है और बहुत जल्द मरने वाली रहती है और उस बीमारी का बस एक ही सोल्यूशन रहता है, वही आइस क्रिस्टल लीफ। तो हीलर ट्राइब के लीडर कहते हैं कि उनके पास वो आइस क्रिस्टल लीफ नहीं है, उन्होंने सालों पहले ही उसे रैट मॉन्स्टर को दे दिया था। वहाँ पे सी और कासू आमने सामने भी आते हैं, लेकिन चूंकि सी पूरी तरीके से बदल चुका है इसलिए कासू अपने भाई को नहीं पहचान पाता है। तो लूना इंक्वायरी करती है कि उसकी बहन को वो पॉइजन किसने दिया था, क्योंकि वो उस नौकर को पॉइजन ले जाते हुए देखी थी। तो वो खुशबू से जान जाती है कि ये काम सी ने किया था, जिसके बाद सी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दरअसल सी को भी पता नहीं था कि जो पॉइजन वो ले जा रहा है उसमें क्या है, उसे ये सब कुछ करना पड़ा था क्योंकि यांडा ने सी को एक हॉट पॉइजन खिला दिया था। उस हॉट पॉइजन का एंटीडोट भी केवल फायर ट्राइब वालों के पास ही होता है और इसलिए यांडा के पास ही उसका एंटीडोट है। तो सी को इस वजह से बहुत ही गुस्सा आता है और वो कैद में रहता है और उसके बाद सी देखता है कि उसके पास आइस की पावर आ गई है, मतलब उसकी पावर जागृत हो चुकी है। इधर कासू लिलियो और हुआंग ताओ के साथ उस रैट मॉन्स्टर के पास जाने की तैयारी करता है ताकि वो वहाँ से आइस क्रिस्टल लीफ ले सके। तो फ्रेंड्स, क्या कासू अपने भाई सी को पहचान पाएगा और वो उसे कब पहचानेगा, और क्या कासू और सी दोनों ही उस आइस क्रिस्टल लीफ को लेने में कामयाब हो जाएंगे और अपने राज्य को बचा पाएंगे और किस तरीके से बचाएंगे। इसके अलावा इस ड्रामा में दिखाए जाने वाली लव स्टोरीज में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न हैं। तो ये सारी लव स्टोरीज कौन कौन सा टर्न लेंगी, ये सारी बातें तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।